पहले ऑटोकॉइड के बारे में पढ़ते हैं, जो है हिस्टामीन। तो हिस्टामीन क्या है? ये एक अमीन है, ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में मिलता है। और ये बनता कहाँ से है? ये हिस्टडीन की डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है, ये ज़रूर याद करना एक, ठीक है। और ये मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मास्ट सेल्स में, स्टोरेज ग्रैनुल्स में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे स्किन, लंग्स, लिवर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्लेसेंटा, मतलब ज़्यादा सभी ऑर्गन्स में होता है ये। और एक और चीज़ सबसे मेन की, एक मीडिएटर होता है ये। हिस्टामीन इज़ अ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अब इसके रिसेप्टर जान लेते हैं। 4 रिसेप्टर होते हैं इसके, H1, H2, H3, H4। तो इसमें याद रखना, जो पहले के 2 हैं ये इंक्रीज़ करते हैं, बाद के 2 डिक्रीज़ करते हैं। तो जो बाद के दो हैं ये CAMP के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। जो पहला है वो कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है, दूसरे वाला वही CAMP को इंक्रीज़ कर देता है। तो बता रखा है जैसे कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया तो कैल्शियम स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। और एक याद कर लेना, कैपिलरी परमिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। अब CAMP जो H2 ब्लॉकर है वो क्या करता है? H2 रिसेप्टर जो है, सॉरी ब्लॉकर कहने के लिए, H2 रिसेप्टर जो है वो क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ा देगा। अब ये जो तीसरे और चौथे हैं ये क्या करेंगे? ये हिस्टामीन लेवल को कम करेंगे सभी जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर, और कीमोटैक्सिस साइटोकाइन सिक्रीशन के लिए काम आते हैं ये। अब हिस्टामीन लिबरेटर्स कह रहे हैं मैनी एजेंट्स रिलीज हिस्टामीन फ्रॉम मास्ट सेल्स। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, मतलब ऐसे कोई भी चीज़, ऐसे कोई खाने का आइटम हो गया या कुछ भी हो गया, कोई दवाई हो गई, ड्रग्स हो गई, कुछ फूड आइटम्स हो गए जो इंक्रीज रिलीज कराते हैं हिस्टामीन का। ये हमें भी देखेंगे, डायग्राम में बता रखा है। और एक और चीज़, हिस्टामीन का ऐसा कोई वैलिड क्लिनिकल यूज़ नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। एक और बीटा हिस्टामीन के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये वर्टिको में काम आता है, मतलब चक्कर जब आता है तो ये बीटा हिस्टामीन को दिया जाता है, लिखा भी हुआ है, ये हिस्टामीन का एनालॉग है, ओरली दिया जाता है और वर्टिको के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म बता रखा है कि ये ना ब्लड फ्लो बढ़ा देता है इनर ईयर में, ठीक है, इसलिए। और साइड इफेक्ट्स बता रखे हैं वही जो सेम हमेशा चाहिए अपने होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। ये 3 तो कॉमन है ही, चाहिए। और ये अवॉइड किए जाते हैं अस्थमा पेप्टिक अल्सर पेशेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब अस्थमा का पेशेंट है, पहले ही उसके इतना सिक्रीशन बनी हुई है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, और ये दे देंगे तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, क्योंकि ये वही ना स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, तो पेशेंट तो मर जाएगा इसलिए। और पेप्टिक अल्सर इसलिए कि पहले अल्सर हो रखे हैं उसके, और ज़्यादा एसिड सिक्रीशन हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, तो इसलिए इन कंडीशन में नहीं देते हम हिस्टामीन को। अब वही बता रखा है, बताया था ना, ये तो अलर्जेंस हो गए, वो एजेंट्स हो गए जो बढ़ाते हैं मासल्स में से हिस्टामिन रिलीज को। हिस्टामिन क्या कर देगा भाई? इन्फ्लेमेशन वाला सौदा कर देगा, फ्लशिंग कर देगा, टैकीकार्डिया कर देगा, ब्रोंकोस्पाज्म कर देगा। भाई हिस्टामिन का था ना, ब्रोंकोस्पाज्म कर देगा, ब्रोंकोस्पाज्म कर देगा, और हाइपोटेंशन कर देगा, एंजियोएडिमा कर देगा, इचिंग कर देगा, ये सब कर देगा। और कौन कौन बढ़ाता है इसे? कह रहा अगर AGAB रिएक्शन हो गई, जैसे फूड हो गए, सी फूड हो गया, जैसे बता रखा है, बॉयल सॉल्ट हो गए, ड्रग्स हो गई, ये सब बढ़ा देती है। अब हम पढ़ेंगे H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मतलब H1 रिसेप्टर्स की पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये बस H1 रिसेप्टर के लिए एंटागोनिस्ट है। और एक और चीज़ में इसमें जो नाम है ना, जैसे 2 बता रखे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये हिसाब से ये सबसे पहले बनी थी, ये बाद में बनी थी। और सेकंड जनरेशन हमेशा बेटर, मतलब बेटर होती है फर्स्ट जनरेशन से, कि वही पहले एक चीज़ आई फिर उसके बाद कोई नई चीज़ लाएंगे तो उससे बेटर ही लाएंगे ना, तो इसलिए इसके कम रहते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट, और ये ज़्यादा सेलेक्टिव रहती है सेकंड जनरेशन। ये सब में कॉमन है, याद रखने की बात है ये। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रखा है, वही कॉमन है, ये H1 रिसेप्टर है। तो ये दोनों हिस्टामीन और एंटी हिस्टामीन, ये दोनों कॉम्पिटिटिवली यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है इधर, ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉक कर देते हैं H1 रिसेप्टर्स को, तो कॉम्पिटिटिवली एक्ट करते हैं H1 रिसेप्टर्स पे, और ये एगोनिस्ट होता है और ये एंटागोनिस्ट होता है, सिंपल सी बात है। अब फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करते हैं, तो इसमें जो एग्जांपल्स इतने सारे दे रखे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, इसमें हमें वही याद करना है जो इसके एक्शन में या जो यूजेस में काम आ रहे हैं ना, हमें बस वही याद करनी है, जो फालतू की हमें याद क्यों करनी है, वैसा वाला सिस्टम है। तो उसका एक्शन के लिए याद करने के लिए H1 क्या करता था? H1 रिसेप्टर कैल्शियम इंक्रीज करता था, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, है ना, और और भी बहुत सारे एक्शन करवाता था। तो उसी के जस्ट अपोजिट है इसके सारे एक्शन, जैसे वहाँ जैसे H1 रिसेप्टर्स वगैरह ये ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए अब अगर H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ब्रेन तो डिप्रेस हो जाएगा, तो इसलिए CNS डिप्रेशन हो जाएगा। CNS डिप्रेशन जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? ड्राउजीनेस हो जाएगा, सेडेशन हो जाएगा ना, तो ड्राउजीनेस हो जाएगी और नींद आने लग जाएगी, इससे सेडेशन हो जाएगा। और क्या बता रखा है? एंटी एमेटिक और लोकल एनेस्थेटिक, एंटी पार्किंसन में इफेक्ट रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों रहता है? एंटी एमेटिक क्यों रहता है? एक तो CNS डिप्रेशन हो गया इसलिए एंटी एमेटिक हो गया, लोकल CNS डिप्रेशन हो गया इसलिए एनेस्थेटिक इफेक्ट भी हो गया, और एंटी पार्किंसन इफेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये जो H1 रिसेप्टर रहता है ना, ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी देता है। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देता है, इसीलिए तो उसमें ACH का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए एंटी पार्किंसन इफेक्ट भी देगा ये। और एंटी एलर्जिक तो है ही, क्योंकि हिस्टामिन को ब्लॉक कर रहा है ये, तो ठीक है। सबसे पहला क्या क्या यूज़ आया इसका? सबसे पहला यूज़ हमें याद करना है इसका, ये एक CNS डिप्रेशन है बस। दूसरा, ये एक एंटी एलर्जिक है, फिर बाद में इसे हम डिफाइन करिए, बाद में बड़ा बड़ा लिख देंगे। अभी तीसरा मेन यूज़ आ गया इसका कि एक एंटी कोलिनर्जिक एक्शन करता है, ठीक है। तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब वही सारे ड्राइनेस ऑफ माउथ कर देगा, ब्लरिंग ऑफ विजन कर देगा, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब कर देगा। तो ये 3 हमें याद करने हैं मेन, फिर बाद में इसी को बढ़ा चढ़ा के यूजेस में लिख रखा है बड़ा बड़ा, ठीक है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है भाई? ओरल दे सकते हैं, पेरिनेटल दे सकते हैं, और ये लिवर में
मेटाबॉलाइज हो जाएंगे और यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। सिंपल सी बात दे रखी है। अब इसके इफेक्ट्स दे रखे हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो अब इसमें लिखा हुआ है ये एक CNS डिप्रेसेंट है। तो अगर मान लो किसी कोई ड्राइवर है आदमी, उसने दवाई ले ली और वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसको तो काम है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको सेडेशन हो गई, अगर मतलब अगर उसको नींद आने लग गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए अगर आदमी कोई भी नॉर्मल आदमी है, अगर वो ड्राइव कर रहा है या कोई मशीन जैसे जो लेबर वगैरह है वो मशीन को ऑपरेट करती है, अगर उनको नींद आ गई मशीन में, उनके कुछ हो गया, तो इसीलिए उनमें अवॉइड करी जाती है। अगर कोई आदमी ड्राइव कर रहा है या कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहा है तो उसको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे नींद आती है। एक तो सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट का ये हो गया क्या कि सेडेशन कर देती है, ड्राउजीनेस कर देती है। और जब नींद आएगी तो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं, इसलिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। जब नींद आती है तो थकान महसूस होती है, तो फटीग हो गई, वीकनेस हो गया, इनकोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब हो जाता है। तो इसलिए ड्राइविंग और हैवी मशीन ऑपरेट करते वक्त नहीं लेनी चाहिए ये दवाइयाँ। और बता रखा है कि ये जो, और मैंने बताया था इसमें दे रखा है सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिक्स ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं शो करती, क्योंकि सेकंड जनरेशन और ज़्यादा सिलेक्टिव है और ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ दे रखा है GIT साइड इफेक्ट्स। GIT साइड इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक है एक, है ना। तो अब जब एंटीकोलिनर्जिक है तो सिक्रीशन तो कम कर देगी, इसीलिए इधर दे भी रखा है लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। और नोजिया वॉमिटिंग ये तो कॉमन है ही, सब में ही लिखनी है। तो अब तारा इसमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, इसलिए ड्राइनेस ऑफ माउथ कर देगी, ब्लरिंग ऑफ विजन कर देगी, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन, ये सब। और ये एक मेन याद रखना है, ये टेराटोजेनिक होती है, ठीक है। तो H1 ब्लॉकर्स टेराटोजेनिक होती हैं। और एलर्जिक रिएक्शन में अगर रेयरली विद दीज एजेंट्स, ये सबसे वैसी बात है कि मतलब एलर्जी बचाने के लिए तो दे रहे हैं इसे, और ये खुद भी एलर्जिक रिएक्शन कर देती है। तो वैसी बात हो गई कि पेशेंट के हाई BP हो रहा है, उसे दवाई दी और बेचारे का लो BP हो गया, तो वैसी वाली कंडीशन हो गई है कि उसे दवाई दी कि एलर्जिक रिएक्शन ना हो, और लेकिन बेचारे का ये एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकती है रेयरली रेयरली। तो इसीलिए, और इसमें बता रखा है स्पेशली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन। अब इसकी यूजेस क्या क्या है, तो इसमें 3 बताए थे मैंने, इसके एक्शन क्या क्या है, CNS डिप्रेशन, एंटी एलर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक। तो इन्हीं से हमें डिड्यूस कर देना है इसके यूजेस, यही से बता देना। सबसे पहले तो एलर्जिक कंडीशन, किसी को एलर्जी हो रही हो तो हम दे सकते हैं ये, तो इसमें बता रखा है डर्मेटाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, एंजियोन्यूरोटिक एडीमा हो गया, तो ये सब। दूसरा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो ये एंटी कोलिनर्जिक है ही, तो इससे फ़ायदा हो गया ना हमें। तो इससे क्या हो जाएगा, सेडेशन, और एक और चीज़ एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, और नींद भी आ जाती है इससे, तो आराम मिल जाता है पेशेंट को, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। कॉमन कोल्ड हो गया। तीसरा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में क्यों दे सकते हैं, क्योंकि भाई ये CNS डिप्रेशन होती है, नींद आती है इससे, तो इसलिए दे सकते हैं। अब ये दवाई आ गई इधर, प्रोमीथाजीन, इसे याद कर लेना है हमें, ये वाला एग्जाम्पल याद करना है। इधर ये दे रखा है प्रोमीथाजीन, और इसमें बता रखा है एज एंटी एमेटिक, मतलब उल्टी ना आए, तो इसीलिए। तो इसमें भी वही, इसमें जो मेन रीज़न रहता है इसका ऐसे रहता है कि जैसे इंसान अगर मोशन में है तो क्या होगा, वेस्टिबुलर अपैरेटस पे 2 प्रेजेंट होते हैं, मुस्कैनिक रिसेप्टर्स और H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर H1 यहाँ से ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, मोशन सिकनेस से आदमी को आराम मिल जाएगा। और एक और चीज़, अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ, ये सेरिब्रम पे गया, तो अब सेरिबेलम से फिर गया वॉमिटिंग सेंटर पे, वहाँ भी 2 होते हैं, मस्करेनिक और H1 रिसेप्टर्स। तो अगर H1 यहाँ से भी ब्लॉक हो गया तो वॉमिटिंग तो होगी ही नहीं, तो इसीलिए ये इसका मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो इसलिए एज एंटी एमेटिक ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो इधर बता रखा है, इसमें ये दवाई ले रखी है कौन सी, प्रोमीथाजीन, जो इधर भी आई थी, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो याद कर लेंगे तो कॉमन एग्जांपल हो जाएगा दोनों में। प्रोमेथाजीन, डाइफेनाइल हाइड्रामीन, डायमेन हाइड्रानाटीन, दे आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस बिकॉज ऑफ देयर एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दैट प्रोबेबली, और ये भी दे रखा है कि ये वेस्टिबुलर अपैरेटस पे काम करती हैं। ये सेडेटिव इफेक्ट कह रहा है, एंटीकोलिनर्जिक के साथ साथ सेडेशन भी करती हैं ये, तो ये सेडेशन एक बेनिफिशियल मतलब ना टॉपअप हो गया एक तरह से, एंटीकोलिनर्जिक प्लस सेडेटिव इफेक्ट हो गया, तो इससे और ज़्यादा फायदा हो गया। दीज ड्रग्स आर यूजफुल इन ड्रग इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, these drugs are useful in drug induced and post operative vomiting. Promethazine in combination with other antibiotics used to control vomiting due to cancer, chemotherapy and radiation therapy. अब इसका एक और पाँचवा यूज़ पार्किंसन क्यों, ये एक एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है। पार्किंसन में क्या हो जाता है, ACH का लेवल बढ़ जाता है, डोपामिन का लेवल गिर जाता है, तो भाई एंटी ACH दे दिया तो ये बैलेंस हो गया। इससे क्या हो जाएगा भाई, ट्रेमर कंट्रोल हो जाएंगे, रिजिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, और साइलोरिया मतलब एक्सेस सलाइवा फ्लो होती है, एंटी ACH तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी, तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो ये चीज़ बैलेंस हो जाते हैं, सारे सिम्टम्स जो है रिलीफ हो जाएंगे। अब एक इसमें दे रखा है, इसमें भी एग्जाम्पल रखे प्रोमीथाजीन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन, इसमें दे रखा है प्रोमीथाजीन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन, तो ये तो हमें याद कर लेनी है। अब H1 ब्लॉकर्स बता रखे हैं,
H1 blockers are used to control mild blood flow transfusion, saline infusion reactions and agent in anaphylaxis. Anaphylaxis क्या होता है? सीवर होल बॉडी एलर्जिक रिएक्शन. तो वही दे रखा है, एलर्जिक रिएक्शन को बचाने के लिए काम आ जाते हैं ये. अब दे रखा है सिनारिजीन, डाइफिनाइल हाइड्रोनिटीन एंड मैक्लिजीन आर इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग वर्टिगो. वही वर्टिगो वाली चीज़ आ गई. एंड इन अदर टाइप्स ऑफ वर्टिगो देयर एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आर यूजफुल इन दिस कंडीशन. अब दे रखा है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. सेडेटिव एंड हिप्नोसिस में क्यों, मतलब किसी को नींद लानी हो तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं. वही प्रोमिथाजीन एंड डाइफिनाइल हाइड्रामीन. दे आर यूज टू इंड्यूस स्लीप स्पेशली इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस. ये बता रखा है इसमें. अब आता है सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स. सेकंड जनरेशन क्या होती हैं? सबसे पहले इनके बारे में कुछ बात जान लेते हैं. इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा मिलती हैं. ये भी वही सबसे पहली चीज़, ये हाईली सेलेक्टिव होती है H1 रिसेप्टर्स के लिए. और प्लस क्या क्या रहता है इनमें, कोई भी सबसे पहली चीज़ 3 एक्शन होता है. वही एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता इनका, कोई भी एंटी एमेटिक इफेक्ट नहीं होता कोई भी. ठीक है. ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, तो CNS डिप्रेशन भी नहीं होता. मिनिमल या नो ड्राउजीनेस या नो CNS डिप्रेशन कर लेते हैं तो सारी चीज़ आ जाएंगी. वही CNS डिप्रेशन में ये भी आ जाएगा, साइकोमोटर परफॉर्मेंस भी आ जाएगा. और ये थोड़ी महंगी भी रहती है क्योंकि बेटर है इसलिए. और अब इनमें दवाई उतार रखी है, तो इसमें सेट्रिजीन, लीवोसेट्रिजीन तो ज़रूर करनी है. तो रूट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतार रखा है 12 से 24 घंटे. 12 से 24 घंटे सारी वही 24 घंटे तक, तो एक दिन है, एक दिन सारी काम करती हैं दवाइयाँ. और वही इसमें क्या क्या फीचर्स सब में क्या बता रखे हैं. वही ये H1 ब्लॉकर है एक, ये हिस्टामीन के रिलीज़ को ब्लॉक करती है. और ये पुअरली क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर. वही सारी कॉमन चीज़ें, ये सारी चीज़ें सब में पाँचों में चेप सकते हैं हम. ये सारी पाँचों चीज़ें लिख देनी है हमें सब में. और ड्रग इंट्रैक्शन रेयर होती है. और ये लीवोसिट्राजीन है ना, ये सिट्राजीन का ही और ज़्यादा पोटेंट फॉर्म है, तो मोर पोटेंट एंड प्रोड्यूस लेस एडवर्स इफेक्ट देन सिट्राजीन. और ये वाली जो है ना, ये वाली अजिला लास्ट टाइम, तो इसमें क्या है, ये टॉपिकल दी जाती है. इसमें ये खास बात है, इन सबसे अलग इसलिए है कि ये टॉपिकल दी जाती है. ठीक है. नेजल स्प्रे और आई ड्रॉप्स की फॉर्म में. तो ये क्या करती है, ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है और इसका रैपिड ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन है. ये मैं खास इसलिए कह रहा हूँ कि टॉपिकल दी जाती है, इसलिए तो कुछ अलग हो गई इन सबसे ना. टेस्ट ऑल्ट्रेशन, बर्निंग सेंसेशन, नोज और ड्राउजीनेस कर देती है ये. तो ये सब थी ये. और अब इसके सिट्राजीन के बारे में बता रखा है कुछ. सिट्राजीन इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिक. इन एडिशन H1 ब्लॉकिंग के हिसाब से ये रिलीज़ भी ब्लॉक करती है. ये H1 ब्लॉकिंग इफेक्ट तो देती है और शायद रिलीज़ भी रोकती है. इट कॉजेज मिनिमल और नो ड्राउजीनेस. इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी. और कार्डिक रिथमिया भी बहुत रेयर है. तो ये चीज़ मेन है इसके साथ कि नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होती है. यूजेस क्या हैं सेकंड जनरेशन के? ये एलर्जिक डिसऑर्डर्स के लिए स्पेशली बनाई गई हैं कि एलर्जिक डिसऑर्डर को ही रोकें ये. ठीक है. तो इसलिए बल्कि इनका फ़ायदा भी था, ACH है, एंटी एमेटिक इफेक्ट का फ़ायदा था, लेकिन सारे ब्लॉक हो गए क्योंकि हम चाहते हैं ये स्पेसिफिकली एलर्जी ही रोके. तो एलर्जी को रोक रही है बस. राइनाइटिस, डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, इजीमा, ड्रग, फूड एलर्जीज. फॉर एलर्जिक राइनाइटिस और हे फीवर, फेक्सोफेनाडीन, सेट्रिजीन, ये सब दवाइयाँ ओरल दी जाती हैं. दीज आर यूज नेजल स्प्रे. अब ये आ गया वापस, नेजल स्प्रे में आ गया. अजलास्टाइन इज यूज इन नेजल स्प्रे इन एलर्जिक राइनाइटिस. फॉर यूट्रिकारिया, एटॉपिकल डर्मेटाइटिस, अदर स्किन एलर्जीज, ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं यूजफुल. अजेलस्टाइन एंड लीवो कार्बोस्टाइन अवेलेबल एज आई ड्रॉप्स फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. तो सब बता रखा है. अब एक एंटी वर्टिगो ड्रग्स पढ़ लेते हैं. एंटी वर्टिगो मतलब जिनसे चक्कर नहीं आते. तो वो बता रखा है चक्कर आना होता क्या है. ये सेंसेशन होती है रोटेशन की, मतलब सर घूमने लग गया अगर, तो सेंसेशन ऑफ रोटेशन और मूवमेंट ऑफ वन सेल्फ और ऑफ वन सराउंडिंग. या तो किसी का सर घूम रहा है या ऐसा लगेगा कि सराउंडिंग्स घूम रही हैं तो तब वर्टिगो आ जाता है. तो एंटी वर्टिगो ड्रग्स में सिनारिजीन दे सकते हैं. सिनारिजीन हमने कहाँ पढ़ा था, ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिक है. प्रोमिथाजीन भी वही पढ़ा था हमने, और डाइफिनाइल हाइड्रामीन भी वही पढ़ा था. ये सारी क्या है बताओ क्या है, ये सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिक्स है. हायोसिन, ये एक एंटीकोलिनर्जिक है. प्रोक्लोरपेरामाजीन, ये बीटा हिस्टीन, ये एक H1 एनालॉग है. और ये अभी तक एक सवाल बनता है, हम तो यहाँ ब्लॉकर देते हैं ये, लेकिन यहाँ पर हम एनालॉग दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, मतलब एनालॉग क्यों दे रहे हैं H1 का, हमें तो यहाँ ब्लॉकर दिए हैं. तो इसमें मैंने बताया था जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अलग है. ये क्या करता है, ये इनर ईयर में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है. ये है इसका रीज़न, हम इसको दे रहे हैं हम. और सारी दवाई दे रखी, डायरेटिक्स भी दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन भी दे सकते हैं क्योंकि सेडेटिव होते हैं ये. और ये सब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं. तो बस इस तरह के सिनारिजीन एक फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर होती है. इट डिक्रीजेज एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू, वही कैल्शियम का लेवल कम कर देती है सेल्स में और रिलीव हो जाता है वर्टिगो से. थैंक यू.